नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित सोनी और आप देख रहे हैं रीकैप 2024 बाय दृष्टि आईएएस। इस पहल के अंतर्गत हमने ये विचार किया कि क्यों ना रिवीजन करवाया जाए 2024 की प्रमुख घटनाओं का। जब हम बात करते हैं 2024 की तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सामने आई हैं, बहुत सारे ऐसे प्रमुख निर्णय हैं जो हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट वगैरह में भी काफ़ी ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है रीकैप 2024। 21 दिसंबर से ये सीरीज की शुरुआत की गई थी। पहला एपिसोड रात 9 बजे आया। उसके बाद से आपको 29 दिसंबर तक हम लगातार एक वीडियो रात को 9 बजे आपके सामने लाएंगे, जो कि आपके रिवीजन में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो की। इसमें हम लोग प्रमुख निर्णयों के बारे में बात करेंगे जो कि मेजर जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले जजमेंट के साथ, जो कि रिलेटेड है आपके चुनावी बॉन्ड योजना से। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत, ये जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसको जनरली आप लोग एडीआर नाम से जानते होंगे। ये एक एनजीओ है, ठीक है। और इसने एक पिटीशन फाइल की थी चुनावी बॉन्ड को लेकर के। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जब बात करते हैं तो उसके बारे में एक पिटीशन दायर की गई थी कि इसके अंदर एक गुमनामी का क्लॉज है। एक बात करें कि अनोनिमस, एक अनोनिमिटी का क्लॉज है। अनोनिमिटी का मतलब ये है कि जो इंसान ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है, चुनावी बॉन्ड खरीद रहा है, और वो पैसा जो दे रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एज ए डोनेशन, तो ये नहीं पता चलेगा कि किसने वो बॉन्ड लिया और किस पार्टी को कितना पैसा दिया। ठीक है, तो यहां पे आप समझेंगे कि इसकी जो ये डिटेल्स हैं उनको गुप्त रखा जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स, जिसने डोनर ने जो बॉन्ड लिया है उसकी डिटेल्स को गुप्त रखा जाएगा। तो फिर जनता को यह नहीं पता चलेगा कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, दूसरा किस पार्टी को कितना पैसा मिला। अब यहां पे इस याचिका में यह पूछा गया था, क्या ये हमारे सूचना के अधिकार के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसमें मुद्दे क्या क्या शामिल थे, देख लेते हैं। क्या चुनावी बॉन्ड योजना मतदाताओं के चुनाव सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का हिस्सा है आपका राइट टू नो, यानी कि सूचना का अधिकार। ठीक है, अगला है, क्या चुनावी बॉन्ड योजना के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, तो ये कह रहा है कि क्या ये फ्री और फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट है, क्योंकि जब हम लोग फेयर इलेक्शन की बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि सबको एक समान जगह से शुरू करने का अधिकार मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पावर में है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ऑपोजिशन में है। अब चुनावी बॉन्ड योजना के तहत ये देखा गया कि मोस्टली सारा फंड जो है वो किसको मिल रहा है, वो उस पार्टी को मिल रहा है जो कि पावर में है, जो रूलिंग पार्टी है। ठीक है, आधे से ज्यादा, आप कहेंगे कि लगभग 80% से ज्यादा फंड जो है रूलिंग पार्टी को मिला। तो इससे आपको क्या लगता है कि सारा पैसा जो है वो उस पार्टी को जा रहा है जो रूल पावर में है। तो यहां पे ये कहा गया कि क्या ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के इस अधिकार को वैलिड रखता है कि नहीं रखता है। ठीक है, फिर तीसरा है, क्या चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दान की पारदर्शिता का उल्लंघन है। पॉलिटिकल डोनेशन जो होता है उसकी पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर है कि नहीं है। अब हम लोग सीधी सी बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लॉज है जो ये कहता है कि डोनर का नाम गुमनाम रखा जाएगा या फिर गुप्त रखा जाएगा, तो फिर वो ट्रांसपेरेंट कैसे हुआ। तो इन सब चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। अब निर्णय देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला, पहले तो आपकी जो ये चुनावी बॉन्ड योजना है इसके तहत आपने जो भी संशोधन किए हैं, या फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कुछ धाराएं, कंपनी अधिनियम और उसमें संशोधन, ये सारी चीजें जो भी आपने चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर के की है, ये सारी असंवैधानिक है। ठीक है, इनको सबको असंवैधानिक करार दे दिया गया है और ये कहा है कि ये अनुच्छेद 19(1)(a) यानी 19(1)(a) के अगेंस्ट है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 19(1)(a) किसके बारे में बात करता है, क्योंकि इससे पहले जस्ट हमने उसके बारे में बात की। ठीक है, फिर दूसरा है कि न्यायालय ने पाया कि चुनावी बॉन्ड आनुपातिकता के प्रतिबंधात्मक साधन परीक्षण, यहां पे आपको इसको सिंपल भाषा में कहें कि देयर इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, कि अगर आपके जो लक्ष्य हैं और उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी आप एक्शन लेते हैं वो आनुपातिक होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये कहा जाता है कि आपको लक्ष्य और अपने जो एक्शन है उन दोनों को के बीच में एक ये कह सकते हैं सामंजस्य बना के चलना होगा। ठीक है, और ये देखना है कि इसके दौरान आप कम से कम प्रतिबंध लगाएं। ठीक है, तो ये आपकी डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्टिव मींस, मतलब कम से कम आप प्रतिबंध लगाते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और एक्शंस और लक्ष्य जो आप काम करेंगे और जो लक्ष्य आधारित किए गए हैं आपने, ठीक है, लक्ष्य निर्धारित किए हैं आपने, वो एक
समानुपातिक होने चाहिए या फिर उनके बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो नहीं किए यहां पे। उसका मतलब है यहां पे गोल क्या था? यहां गोल था कि हम जो है काला धन जो है सिस्टम से बाहर लेके जाएंगे, ठीक है? और उसके लिए आपने जो मीन्स जो यूज किए वो किया कि आपने एक गुमनामी का क्लॉज डाल दिया उसके अंदर कि आप डोनर की डिटेल्स किसी को नहीं बताएंगे। इससे एक अधिकार का हनन होता है जो कि है सूचना का अधिकार। तो कोर्ट ने कहा कि आपने जो ये प्रतिबंध लगाया है कि हम ये इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देंगे, ये लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? आपके पास और भी ऐसे तरीके थे जिससे आप काला धन जो है सिस्टम से बाहर कर सकते थे। इसका मतलब आपने जो है ये डॉक्ट्रिन ठीक से फॉलो नहीं की है। इसकी वजह से भी इन्होंने कहा कि ये चुनावी बॉन्ड योजना जो है आपकी, इसको हम लोग असंवैधानिक बोल रहे हैं। तीसरा है कि ये माना गया कि योजना की गुमनामी संविधान के अनुच्छेद 19 एक ए यानी सूचना के अधिकार के साथ टकराती है, जो कि हमने बात कर ली है कि यहां पे इसने 19 एक ए का उल्लंघन किया है क्योंकि यहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहां पे आप गुमनाम रख रहे हो, उसके नाम को आप नहीं बता रहे हो। इसका मतलब जनता को यह नहीं पता चल रहा है कि किस आदमी ने, किस बिजनेसमैन ने, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है, ठीक है? तो ये मोटे तौर पे बात थी कि चुनावी बॉन्ड योजना को अब खत्म कर दिया गया है। अब चुनावी बॉन्ड योजना क्या है, या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो इसको आप समझ लीजिए कि आपका होमवर्क है, इसको जाके आपको पढ़ना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो जजमेंट है, उससे पहले आप देखिए आनुपातिकता का सिद्धांत जो मैंने अभी आपको बताया। आनुपातिकता का सिद्धांत क्या है कि यहां पे आपके सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्यवाही, जो भी आपके पब्लिक एक्शंस हैं, वो एक्शंस और जो लक्ष्य हैं, जो आपके पॉलिसी के गोल्स हैं, ठीक है? तो एक्शंस, किसके एक्शन? सरकार के एक्शन, यानी कि गवर्नमेंट के पब्लिक एक्शंस, ठीक है? और जो आपके गोल्स हैं, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, ठीक है? और आपको देखना है कि इस दौरान आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। पहली बात क्या कि वैध लक्ष्य होना चाहिए, जो आपका लक्ष्य है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है? पहली चीज। दूसरा है कि जो भी विकल्प है उस पर विचार करना है, जो भी मौजूद विकल्प होंगे उनको सबको देखना है आपको, ठीक है? फिर आपको देखना है कि कौन सा यहां पे सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है? उसके बाद देखना है कि इस पर्टिकुलर विकल्प की आवश्यकता है भी कि नहीं है, और उसके बाद देखना है कि सबसे कम प्रतिबंध किस में लगाए जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिर आप जो है कोई भी पॉलिसी एक्शन लेंगे, ठीक है? कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना में आपने इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि आपने नहीं देखा कि कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए, ठीक है? आपके पास कोई दूसरे विकल्प थे कि नहीं थे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को है असंवैधानिक करार दे दिया गया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। उससे पहले आईएसजीएस के फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं ऑफलाइन मोड में, हिंदी माध्यम में। और ये सारे जो सेंटर हैं हमारे प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर, इंदौर, करोल बाग और नोएडा, इन सारे सेंटर्स पे ये कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501, ठीक है? या फिर आप इन सेंटर्स पे जाकर के भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा जजमेंट देखते हैं। सुकन्या शांता बनाम भारत संघ, ओके? सुकन्या शांता बनाम भारत संघ। अब इसके अंदर क्या बात की गई है? यहां पे बात की गई है जेल की जो नियमावली होती है, जेल मॉड्यूल्स जो होती है, या फिर आप यूं कहें कि प्रिजन मॉड्यूल्स जो होती है। अब जो लोग जेल में हैं वो वहां कैसे काम करेंगे, कैसे रहेंगे, उनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जिन्हें हम लोग प्रिजन मॉड्यूल्स कहते हैं, या फिर यूं कहें कि जेल नियमावली कहा जाता है, ठीक है? अब इन नियमावलियों में जाति के आधार पर कुछ ऐसे प्रोविजन है जहां आप देखेंगे कि कुछ भेदभाव है, ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह कहा कि ये जहां जहां ऐसी चीजें हैं जो जाति के आधार पर भेदभाव कर रही हैं, आपको वो सब चीजें हटानी है, और 3 महीने के भीतर भीतर इन जो नियमावलियां हैं, या फिर आप यूं कहें कि जेल मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर सुधार करने, ठीक है? अब देख लेते हैं। हाल ही में सुकन्या शांता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों की जेल नियमावलियों के जाति आधारित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया है, और इन्हें कहा है कि आपको आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर इसमें सुधार करने हैं, ठीक है? अब यहां पे देखिए कि मुद्दे क्या क्या थे। मुद्दा पहला यह था कि अगर आपके साथ किसी तरीके का जातिगत भेदभाव होता है और आप उसकी एक याचिका लेकर के बाहर आते हैं या कोर्ट में जाते हैं, तो क्या ये आप जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है या नहीं है, ठीक है? पहला तो मुद्दा यह था। दूसरा था कि राज्य की क्या अकाउंटेबिलिटी है, राज्य की क्या जवाबदेही है, क्या राज्य इस तरीके के भेदभाव कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो ये 2 मुद्दे थे यहाँ पे। कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि पहली बात यह है कि हमारे पास आर्टिकल 14-15 है जो ये बोलते हैं क्लियरली आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है? तो पहली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय जेलों में जाति आधारित भेदभाव असंवैधानिक है, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद बोला कि अनुच्छेद 21 जो है, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, उसमें भी ये कहा गया कि जातिगत बाधाओं को दूर करने का अधिकार भी शामिल है।
यहाँ पे आपको स्टेट को ये करना होगा कि जातिगत आधार पर जो भी जो बाधाएं हैं उनको हटाना है। इसके अलावा यहाँ पे देखा है अनुच्छेद 23 में सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ भी हमको अधिकार देता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 का यहाँ उल्लंघन है, इसलिए आप जेल मॉड्यूल में जो भी आपके ऐसे प्रोविजंस हैं जो जातिगत आधार पर भेदभाव करते हैं उनको आप खारिज करेंगे, उनको हटाएंगे वहां से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल में मेहतर वर्ग, आपराधिक जनजातियां और आदतन अपराधी जैसे कुछ शब्द हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन शब्दों को हटाइए सबसे पहले तो। ठीक है, दूसरा कि आप जाति के आधार पर काम नहीं डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि अगर कोई सफाई का काम है वो एक पर्टिकुलर जाति का इंसान करेगा, खाना बनाने का काम एक पर्टिकुलर जाति का इंसान करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस निर्णय में बताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 15, 21 और 23 के तहत ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो असंवैधानिक है, आपको इन्हें हटाना होगा, और जो भी जाति के आधार पर आप भेदभाव करते हैं वो आज से बंद। ठीक है, तो ये आपका दूसरा जजमेंट था। अगला जजमेंट देखते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपसे बात करी वही यहाँ पे लिखी है कि 3 महीने के भीतर भीतर आपको संशोधन करना होगा। जेल मैनुअल की निंदा की है यहाँ पे। दूसरा, जाति आधारित भेदभाव असंवैधानिक है, और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 और 23 का यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंजुम कादरी बनाम भारत संघ। अभी आपने एक केस सुना होगा, यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर के एक केस आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने काफी चीजें रखी गई। उससे पहले आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में आया था, और इस अधिनियम को चैलेंज किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये अधिनियम जो है असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? उन्होंने बोला कि हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है, और उसकी वजह से अगर ऐसा कोई कानून है, उन्होंने बोला कि ये उसके खिलाफ जा रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन के खिलाफ जा रहा है, पंथ निरपेक्षता के खिलाफ जा रहा है, इसलिए इस पर्टिकुलर कानून को उन्होंने असंवैधानिक बोल दिया। अब ये मामला आता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ चीजें देखी जो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने डिसाइड किया। अब मुद्दा यहाँ पे क्या था? मुद्दा ये था कि 2-3 चीजें हैं कि जब मदरसे हैं उनके, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 30 जो आपका आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 कहता है कि जो आपकी माइनॉरिटीज है या अल्पसंख्यक है वो अपने खुद के शैक्षणिक संस्थान जो है उनका प्रबंधन कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मदरसा बोर्ड का जो एक्ट था वो इनको रेगुलेट करता था। तो पहला चीज ये देखने को देखा गया कि ये 25 आर्टिकल 30 का उल्लंघन है कि नहीं है, क्योंकि राज्य ऐसा कर सकता है। राज्य क्या आपके धार्मिक किसी या फिर अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें जाकर के किसी तरीके के इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता? ठीक है, तो ये पहला चीज था। दूसरा कहा गया कि आर्टिकल 25 जो है, अनुच्छेद 25 जो है वो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। ठीक है, और यहाँ पे इन मदरसों में जो है आपको जो शिक्षा दी जाती थी वहां पे धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, तो आपका अधिकार है ये। तो क्या ये आर्टिकल 25 के अधिकार को यूं कहें कि उसके उल्लंघन करता है कि नहीं करता मदरसा बोर्ड का एक्ट? ठीक है, फिर है कि क्या अधिनियम में संस्थानों के राज्य के हस्तक्षेप के बिना स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा, जो कि हमने बताया अनुच्छेद 30 के तहत हमने बात की अभी। ठीक है, फिर है अगला, शिक्षा के अधिकार, आर्टिकल 21A यानी कि अनुच्छेद 21A का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 21A कहता है कि सबको समान शिक्षा मिलेगी। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। अब इसमें शिक्षा की जब बात कर रहे हैं तो इसमें क्वालिटी भी साथ में कंसिडर की जाएगी। ठीक है, और इन याचिकाकर्ताओं का मानना था, या फिर यूं कहें कि जो इनिशियल याचिका दायर की गई थी जब चैलेंज किया गया था इसको, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे जो अभी पेटिशनर्स है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बोला कि यहाँ पे राइट टू एजुकेशन है उसका भी यहाँ हनन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जाता है, और जबकि हम बात करें साइंसेज वगैरह की, जो विज्ञान वगैरह की बात करें, तो उसमें ऐसा यहाँ पे थोड़ा कम बात की जाती है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो है केस आता है। यहाँ पे आर्टिकल 25, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 21A के बारे में बात हुई है, जो यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के बोला सबसे पहली बात कि इलाहाबाद हाईकोर्ट यहाँ पे गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला उन्होंने पलट दिया और बोला कि ये जो एक्ट है वो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, आप देखेंगे मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 जो है संवैधानिक वैधता को बरकरार रखता है। तो ये पहली बात। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि सेंटर के लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब आपको पता होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक एक्ट है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमों का पालन करते हुए ही डिग्रियां दी जाती है कॉलेजों में।
ठीक है। अब यहाँ पे ये मदरसा को एक पावर था कि वो यहाँ पे फाजिल और कामिल की डिग्री देते हैं। फाजिल और कामिल की डिग्री का मतलब है जो आपकी बैचलर और मास्टर्स की डिग्री होती है उसके बराबर की डिग्री, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, वो इन डिग्रियों को मान्यता नहीं देता, ठीक है, क्योंकि उनके लॉ में इन डिग्रियों को वैलिडिटी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब ये सेंटर के कानून के खिलाफ है तो ये प्रावधान जो है इसको हटा दीजिए। तो ये वाला प्रावधान इसमें से हटा दिया गया कि अब मदरसा एक्ट के तहत जो मदरसे होंगे वो किसी तरीके की डिग्री नहीं दे पाएंगे, मतलब कि बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अगला है कि न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन जो है ये एक पूर्ण अधिकार नहीं है, मतलब कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके अंदर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। तो ये जजमेंट था आपका अंजुम कादरी का। अगला देखते हैं, ये सेम चीजें यहां पे बात की गई है कि अधिनियम की वैधता पे बात की गई थी और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल वैलिड है। अनुच्छेद 25(1)(a) जो है, जो ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो यहाँ पे बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मदरसों को पावर है कि वो अपने जो है यूं कहे कि धार्मिक शिक्षा दे सकता है, वहीं पे सरकार को भी पावर है कि वो यहाँ पे रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पे। दूसरा है कि अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार पूर्ण नहीं है, जो कि आर्टिकल 30 के हिसाब से बात की गई थी, वो हमने देख लिया है। फाजिल और कामिल की जो डिग्री थी वो सेंटर के लॉ के अगेंस्ट थी, इसलिए इस प्रावधान को हटा दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, सवाल की जगह जजमेंट देख लेते हैं। तो पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह एवं अन्य, ठीक है। अब यहां पे सिंपल सी बात की गई थी इस कोर्ट के अंदर, इस मामले में यह कहा गया कि अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं, उनको हम लोग रिजर्वेशन देते हैं, आरक्षण देते हैं, तो क्या उनके अंदर इसको फिर से सब क्लासिफाई किया जा सकता है या नहीं, यानी कि उप वर्गीकरण किया जा सकता है कि नहीं। सिंपल भाषा में बात करें कि आपको पता होगा कि जब हम बात कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण की, ओबीसी रिजर्वेशन की बात करें, तो आपको पता है ओबीसी में दो कैटेगरी बनाई गई है, एक आपकी क्रीमी लेयर है, एक नॉन क्रीमी लेयर है। तो नॉन क्रीमी लेयर को हम लोग आरक्षण देते हैं, क्रीमी लेयर को आरक्षण से वंचित रखा गया है, मतलब ओबीसी के अंदर हमने उप वर्गीकरण किया हुआ है। तो वैसे ही सवाल था कि क्या हम यही वर्गीकरण एससी एसटी रिजर्वेशन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें मुद्दे क्या थे। क्या अनुसूचित जातियों के भीतर आरक्षण में उप वर्गीकरण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है तो किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे बोला गया 14, 15 और 16। आपको पता है 14 तो आपके इक्वलिटी का राइट है, और 15 और 16 के अंदर जो है एफर्मेटिव एक्शन की बात की गई है, जो कि हम लोग ये कह सकते हैं कि स्पेशल कुछ प्रावधान किए जाए या स्पेशल रिजर्वेशन वगैरह देना है, तो उसके लिए 15 और 16 के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जिससे हम लोग एफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या अनुसूचित जातियां एक समरूप या विषम समूह का गठन करती है कि नहीं करती है। समरूप और विषम समूह, यहां पे देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं कि एक ओबीसी ग्रुप है, अब इस ग्रुप को मैं कुछ इस तरीके से, ये ग्रुप है कि मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि अब इस ग्रुप के अंदर जो भी लोग हैं वो एक समान एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हैं और सभी एक रूप से वंचित वर्ग है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये एक समरूपी वर्ग है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड किया कि भाई ये दो में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो है नॉन क्रीमी लेयर और एक है क्रीमी लेयर। इसका मतलब है कि ये समवर्ती ग्रुप नहीं है, या फिर यूं कहें कि ये आपका समरूप ग्रुप नहीं है, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक विषम समूह है, ठीक है। ऐसा ही सवाल किया गया, क्या हम लोग एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन देते हैं उसके लिए हम इनको एक समरूप समूह मानते हैं या विषम समूह मानते हैं, ठीक है। और अगला है, क्या राज्य संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किए बिना इस तरीके का उपवर्गीकरण कर सकता है। तो ये तीन मुद्दे थे जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे जजमेंट दिया है, वो ये है कि हाँ हम लोग उपवर्गीकरण कर सकते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे ये उपवर्गीकरण की अनुमति कहां से मिलती है, वो 14, 15 और 16 के तहत मिलती है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे थी कि ये एक समूह है कि नहीं है, तो यहाँ पे ये कहा कि ये एक समरूप समूह नहीं है, इसको हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग एससी एसटी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि इनके अंदर भी इकोनॉमिक लेवल पे भी इनइक्वलिटीज हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने कुछ लाभ उठा करके या किसी तरीके की मेहनत करके उन्होंने अपने आप को एक अच्छे जगह पे स्थापित कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए इसको कंसीडर करते हुए कहा गया कि ये एक समरूप समूह नहीं है, एक विषम समूह है, ठीक है। और आपको यहां कहा गया था कि संवैधानिक प्रावधानों को वॉयलेट किए बिना, उनका उल्लंघन किए बिना क्या हम लोग उपवर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहां पे कोर्ट ने बोला कि हाँ आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कि आपको बताना पड़ेगा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।
किसी को अलग से रिजर्वेशन देना है आपको, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये इंसान पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है इनको, या फिर यूं कहें कि इनको अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वहां पे है, ठीक है, या फिर यूं कहें कि दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ओके, अब ऐसे मामले में आपको क्या करना होगा, आप बताओगे कैसे कि अपर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो आपको यहां पे डेटा चाहिए होगा, ठीक है, तो आपको यहां पे डेटा चाहिए होगा, आप वो डेटा के बेसिस पे इस तरीके का उपवर्गीकरण कर सकते हैं। ये बात की गई थी इस जजमेंट के अंदर। अब आपके लिए सीधी सिंपल भाषा में अगर बात करें तो इसके अंदर ये कहा गया था कि आप जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच में उपवर्गीकरण आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, आप करेंगे 14, 15, 16 के तहत, ठीक है, और राज्यों को प्रतिनिधित्व के लिए डेटा एकत्र करना होगा, आपको डेटा के बेसिस पे ये रिजर्वेशन देना होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगला देख लेते हैं, एक्स बनाम महाराष्ट्र राज्य गर्भपात का अधिकार। अब यहां पे जो है नाम यहां नहीं दिया गया है, ठीक है, ए बनाम महाराष्ट्र राज्य नाम इसलिए नहीं दिया गया है, यहां पे आपके प्राइवेसी के राइट को जो है बनाए रखने के लिए यहां पे नाम नहीं दिया गया है। अब यहां पे हुआ ये है कि एक महिला है जिनका नाम है ए, ठीक है, उनके साथ जो है यूं कहें कि यौन उत्पीड़न होता है कम एज में, और उनको नहीं पता चलता कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। जब लगभग 25 सप्ताह के बाद उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था धारण कर चुकी है, तो फिर वो जाती है कोर्ट में और कहती है कि मुझे गर्भपात करवाना है, यानी कि आप यूं कहें कि अबॉर्शन करवाना है, ठीक है। अब वहां पे जो है मेडिकल बोर्ड बैठता है, मेडिकल बोर्ड के सजेशंस के हिसाब से तो ये महिला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहती है कि जब हम गर्भपात जैसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसके फिजिकल और मेंटल स्टेटस को भी देखना होगा, ठीक है। यहाँ इसी बारे में अगर हम लोग देखेंगे कि कुछ यहाँ पे इश्यूज थे जो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो है फैक्ट है केस के कि केस में हुआ क्या था, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इशू क्या है। यहाँ पे इशू है कि क्या गर्भपात या गर्भावस्था की समाप्ति के अधिकार से इनकार करना संवैधानिक अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा यानी डिग्निटी, स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी और प्रजनन विकल्प यानी रिप्रोडक्टिव चॉइस के हिस्से के रूप में जीवन और प्रजनन स्वायत्ता के अधिकार का उल्लंघन करता है। आप सिंपल भाषा में समझिए कि अगर आप किसी को गर्भपात करने के से मना करते हैं तो क्या आप उसके राइट टू लाइफ और रिप्रोडक्टिव चॉइस के अधिकार का उल्लंघन करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में गर्भवती व्यक्ति के मौलिक अधिकार का दायरा क्या है, ठीक है। आपको देखना है कि हम लोग कब देखेंगे कि यहां गर्भपात किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता। तो यहां पे ये कहा गया कि ये जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने सिंपली कहा कि आपको ये अगर हम लोग कहें कि गर्भपात के पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया, ठीक है, महिला गर्भपात करवा सकती है। दूसरा यहां पे ये कहा गया कि आर्टिकल 21 जो आपका राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव चॉइस भी एक अधिकार है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे इसमें पाया गया कि गर्भावस्था को जारी रखने से नाबालिग की शारीरिक और भावात्मक भलाई का नुकसान हो सकता है, मतलब कि फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग का नुकसान हो सकता है, ठीक है। दूसरा कि न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि प्रजनन अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, यानी कि आपका जो रिप्रोडक्टिव राइट्स है वो भी आपके आर्टिकल 21 के तहत जो है उसके अंदर शामिल है। और चिकित्सा बोर्डों को ऐसे मामलों में शारीरिक और भावात्मक कारकों का भी मूल्यांकन करने के लिए कहा है कि अगर आप जब चिकित्सा बोर्ड या मेडिकल बोर्ड बैठते हैं तो उनको ये फैक्टर भी देखना होगा कि क्या उसके मेंटल और फिजिकल वेलबींग का नुकसान तो नहीं हो रहा, ठीक है। न्यायालय ने कहा कि चुनने का अधिकार, राइट ऑफ चॉइस और प्रजनन स्वतंत्रता, फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। और या फिर यूं कहें कि अगर प्रजनन की जो स्वतंत्रता है आपको, वो जो है एक मौलिक अधिकार है, किसके तहत है, वो है आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आर्टिकल 21 जो है वो किस अधिकार के बारे में बात करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्किस याकूब रसूल बनाम भारत संघ एवं अन्य। अब इसके अंदर कुछ मुद्दे हैं, उससे पहले आप फैक्ट समझ लीजिए कि इस केस में हुआ क्या था। बिल्किस बानो, आपने इसके बारे में सुना होगा, 2002 के अंदर जब गुजरात में राइट्स होते हैं तो बिल्किस बानो के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार होता है और वहां पे इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। अब ये केस जो है गुजरात कोर्ट में जाता है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखती है कि मामले की जांच जो है निष्पक्ष रूप से हो, इसलिए इस मामले को ट्रांसफर कर देती है महाराष्ट्र हाई, ठीक है। अब ये महाराष्ट्र कोर्ट में जाता है मामला। महाराष्ट्र कोर्ट जो है जब मामला देखती है तो उन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ पे जो ये 11 लोग हैं वो दोषी पाए जाते हैं। हाई कोर्ट में भी इनको दोषी पाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी इनको दोषी पाया जाता है और इनको सजा दे दी जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद ये 11 दोषी जो है वो गुजरात गवर्नमेंट के सामने छूट मांगते हैं कि हमारी जल्दी रिहाई कर दी जाए,
ठीक है, किस बिहाफ पे कि भाई हमने बहुत अच्छे से आचरण किया है पिछले कुछ सालों में, इसके बेसिस पे हमारी रिहाई कर दी जाए। तो बिल्किस बानो जो है वो जाती है कोर्ट के अंदर एक यूं कहें कि रिट लेकर के, ठीक है। बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और जब वो वहां जाती है तो वो कहती है कि इनको रेमिशन नहीं मिलना चाहिए, इनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो पहली बार तो जो है कोर्ट कहती है कि नहीं, इनको रेमिशन दे देनी चाहिए और गुजरात गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है। फिर जो है दोबारा एक पीआईएल या रिट पिटीशन फाइल की जाती है बिल्किस बानो के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ही। तो वहां पे जब है सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि गुजरात गवर्नमेंट के पास तो ये अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो मामला है उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई है या मामला जो भी डिसाइड किया है वो तो महाराष्ट्र कोर्ट ने किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया है। तो इस तहत गुजरात के पास ये अधिकार है कि नहीं है, ये मुद्दा बन जाता है। तो यही मुद्दा यहां पे डिस्कस किया गया है कि ये छूट की वैधता क्या है, छूट जो दी जा रही है क्या गुजरात गवर्नमेंट के पास ये अधिकार था कि नहीं था। दूसरा है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार, क्या दोषियों को छूट देने से संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता और न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है कि नहीं होता है, ये दूसरा मामला था। तीसरा था पीड़िता को लेकर के अधिकार, पीड़िता के क्या अधिकार है। तो जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में पीड़िता के अधिकार क्या है और उसके ऊपर नैतिक रूप से क्या विचार करना चाहिए, ये मुद्दे जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां फैसला क्या दिया, पहली बात कि जो दोषियों को छूट नहीं दी जाएगी, उनकी जो गुजरात गवर्नमेंट ने उनको छूट पहले ही दे दी थी तो उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा दी गई छूट को रद्द कर दिया गया और बोला गया कि आपको 11 दिनों के भीतर भीतर वापस जेल में रिपोर्ट करना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये कहा गया था कि यहाँ गुजरात गवर्नमेंट के पास अधिकार क्षेत्र ही नहीं था, मतलब कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं था कि आप इसमें जाकर के हस्तक्षेप करें। तो इसकी वजह से भी इस रेमिशन को रद्द कर दिया गया। तीसरा है कि न्यायालय छूट शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा कर सकता है। न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, और किस बेसिस पे करेगा, दुर्भावनापूर्ण इरादे, मनमानी और विवेक का प्रयोग न करने के आधार पर आप इस जगह पे जाकर के जो है इन बेसिस के ऊपर न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पीड़ितों के लिए न्याय विशेष रूप से बिल्किस बानो मामले जैसे जघन्य अपराधों में समझौता नहीं किया जा सकता, मतलब कि उनको ऐसे जल्दी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि पीड़िता के भी कुछ अधिकार है, उसको भी न्याय का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो आप भी सोच के देखिए कि अगर आपके साथ बलात्कार हुआ और आपको पता है कि वो 11 दोषी जो है बाहर घूम रहे हैं, तो ये एक तरीके से आप कहेंगे कि ये न्याय हुआ ही नहीं, ठीक है। तो फिर यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोषियों की जो सजा मुक्ति की गई थी या छूट दी गई थी उसको रद्द कर दिया। ये आपका बिल्किस बानो केस का मामला। अगला देखते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ स्वास्थ्य का अधिकार। यहां पे सिंपल सी भाषा में आप बात कीजिए कि अगर हम यहां मुद्दों के बारे में बात करें, तो जब हम लोग बात करते हैं कि आपके स्वास्थ्य का अधिकार, तो जब हम लोग मेडिकल डिवाइसेस खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज खरीदने जाते हैं जो कि किसी तरीके से आपके स्वास्थ्य को इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक शैम्पू है, शैम्पू की एड है और किसी अच्छी अभिनेत्री ने उसकी एड कर दी है, ठीक है। और अब उस एड के अंदर ऐसी बातें बोली गई है कि आपके बाल जो है सिल्की हो जाएंगे, आपके जो भी स्ट्रांग हो जाएंगे बाल, और जो चले गए हैं वो वापस आ जाएंगे। अब इस तरीके की बात की गई है जो कि एक भ्रांति पैदा करती है, ठीक है। ऐसे में किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाली जाएगी, ठीक है, वही यहाँ पे मोटे तौर पर मुद्दा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापन दाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में सूचित किए जाने का उपभोक्ता को अधिकार है। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है आपका, उसकी गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी के बारे में सही सूचना आपको मिले, इसका आपको अधिकार है कि नहीं है, ठीक है। अगर कोई किसी तरीके की भ्रामक सूचना दे जा रही है तो किसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। ये दो मुद्दे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने देखे। यहां पे ये कहा गया कि अगर आपको ये सूचना का अधिकार इस मामले में, क्या वो आपका फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, क्या वो अधिकार आपके स्वास्थ्य के अधिकार के अंदर कवर किया गया है कि नहीं किया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सीधे सीधे ये बोला गया कि हाँ, ये स्वास्थ्य के अधिकार के अंदर है, बिल्कुल आपको पूर्ण रूप से सही सूचना देनी होगी, ठीक है। अगर आपको ये सूचना नहीं दे रहे, अगर कोई विज्ञापन के दौरान आपको ये सूचना नहीं दी जा रही है, इसका मतलब है कि ये आपके स्वास्थ्य के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि सूचना का अधिकार, आपके जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड सही सूचना का अधिकार भी स्वास्थ्य के अधिकार के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार किस अधिकार में आता है या किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्य की सुरक्षा न तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य में हो, बल्कि उपभोक्ता और सेवाओं के बारे में सूचित विकल्पों के संदर्भ में भी हो। जब आपको सही सूचना मिलेगी तभी तो आप सही विकल्प का चुनाव कर पाएंगे। आपको 4 शैम्पू हैं आपके सामने, अगर आपको सही सूचना मिलेगी तभी आप उनमें से एक उठा पाएंगे।
रही बात कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये जो है किसी झूठ मूठ की सूचना दे दी या कुछ इस तरीके की बात कह दी कि आपके बाल वापस आ जाएंगे और ये एक झूठी सूचना है, तो फिर आप वहां पे सही रूप से चुनाव नहीं कर सकते और इसका फल ये हो सकता है कि शायद आपको साइड इफेक्ट्स भी हो जाए। ठीक है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य के अधिकार में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, भ्रामक विज्ञापन सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता के अधिकारों का पर एक महत्वपूर्ण जोखिम है। ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, अगर किसी तरीके की भ्रांति है या किसी तरीके का कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जो कि सही नहीं है, तो उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि जान मान का की हानि भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे की गई। तो इसके लिए अब रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? यहाँ पे सारे वो चीज लोग रेस्पॉन्सिबल होंगे, चाहे वो विज्ञापन दाता है या फिर मशहूर हस्तियां हैं जिन्होंने वो विज्ञापन किया है, वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि विज्ञापन भ्रामक ना हो, उत्पाद की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस बारे में यहाँ बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुबारक अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अब यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनको ट्रायल के दौरान, मतलब जब सुनवाई हो रही थी और सुनवाई इतनी डिले हो गई कि लगभग 7 साल तक वो सुनवाई हुई ही नहीं और वो व्यक्ति जेल में है। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पे मुद्दा उठा कि क्या ये त्वरित सुनवाई के जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं करता है। दूसरा था कि क्या ये निष्पक्ष सुनवाई और न्याय के अधिकार पर असर डालता है कि नहीं। सीधी सी बात है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको देरी से जस्टिस मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको जस्टिस मिला ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से ये दो मुद्दे हमारे सामने आए और कोर्ट ने सामान्य रूप से, आप देखेंगे कि कोर्ट ने कहा कि अगर बिना सुनवाई के किसी को जेल में रहना पड़ रहा है तो उसके स्वतंत्रता के अधिकार के भी अगेंस्ट है। दूसरा कि उसके न्याय के अधिकार के भी अगेंस्ट है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें की। यहाँ देखिए, बिना सुनवाई के लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए रखने से त्वरित सुनवाई का संवैधानिक अधिकार कमजोर होता है और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आपका त्वरित सुनवाई का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, फिर इस बात पर जोर दिया गया कि मुकदमे में देरी से कार्रवाई की निष्पक्षता और आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा एक और चीज कहा गया है कि यहाँ पे मामलों के शीघ्र निपटाने को प्राथमिकता देनी होगी आपको। तो ये 3 चीजें कही गई है, क्योंकि अगर आप शीघ्र रूप से उनको नहीं निपटाते हैं तो फिर वही बात हो जाएगी कि जस्टिस में अगर देरी होगी, न्याय में अगर देरी होगी, तो फिर वो एक हिसाब से आप यूं कहेंगे कि वो न्याय है ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ फैसले थे जो इसके अंदर किए गए। अगला देखें, लखनऊ नगर निगम एवं अन्य बनाम कोहली ब्रदर्स कलर लैब प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य। ठीक है, मुद्दा क्या था? यहाँ पे शत्रु संपत्ति के बारे में बात हो रही है। शत्रु संपत्ति का मतलब है कि कुछ ऐसे देश हैं जिनको हमने कहा है कि अगर इनकी सिटीजन्स की प्रॉपर्टी हमारे यहाँ है तो हम उनको शत्रु संपत्ति कहेंगे, जैसे कि पाकिस्तान। ठीक है, अगर पाकिस्तान के किसी व्यक्ति की संपत्ति यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए पार्टीशन के दौरान मिस्टर ए थे, मिस्टर ए की एक लैंड है जो कि इंडिया में है। ठीक है, अब पार्टीशन के दौरान ये जो व्यक्ति हैं वो पाकिस्तान जाके रहने लगे और ये पाकिस्तान के नागरिक बन गए, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में इन्हीं के नाम से है। तो ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे आप? तो ऐसी प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति मान लिया जाता है। ठीक है, अब अभी भी ओनरशिप यानी कि इसकी मालिकाना हक जो है वो मिस्टर ए के पास है। ठीक है, तो फिर अब इसका क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट को एज अ कस्टोडियन ये प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए अधिकार दिया जाता है कि गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगी एज अ कस्टोडियन। अब यहां पे मुद्दा ये उठता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कस्टोडियन है, तो क्या उसका मालिकाना हक यानी कि स्वामित्व भी गवर्नमेंट के पास आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो यही मुद्दा था। क्या शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के अनुसार शत्रु संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण 1947 में महमूदाबाद के राजा के पाकिस्तान चले जाने के बावजूद संबंधित संपत्ति पर लागू होता है कि नहीं होता है? ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग इसको मोटे तौर पे देखेंगे कि क्या शत्रु संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, न्यायालय ने ऐसा कहा कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी भारत में है और वो व्यक्ति कहीं और जाके बस गया है और वो एक शत्रु संपत्ति हो जाती है, तो आप ऐसा कस्टोडियन, ठीक है, जो उस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस करेगा, वो आप उसको दे तो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया है, या यूं कहें कि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, तो यही कहा गया है इसमें कि आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, आप उससे जो भी इनकम आ रही है वो यू कैन से उसको अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, बट आप उसका वास्तविक स्वामी नहीं बने, आपको केवल कस्टोडियन के तौर पे वहां पे ये प्रॉपर्टी दी गई है। ठीक है, अभिरक्षक के रूप में आपको ये प्रॉपर्टी दी गई है। तो यही ये फैसला था, इसमें ज्यादा कुछ बात करने लायक थी नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़े उससे पहले आप देख लीजिए
कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो बार बार यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं, जैसे कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती, आपको पता होगा आपके बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड केस है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस को लेकर के केस है, फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, फिर यहाँ देखेंगे मिनर्वा मिल्स है, एसआर बोम्मई केस है, ठीक है, फिर एसआर बोम्मई को तो आपको पता होगा सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में ये केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर का केस है, उसके बाद नाज फाउंडेशन का केस है, अरुणा शानबाग का केस है जो कि आपके यूथनेशिया से रिलेटेड है, पुत्र स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है जो कि आपके राइट ऑफ प्राइवेसी से रिलेटेड है। ये कुछ ऐसे केस है जो बार बार पूछे जाते हैं। अब इनकी व्याख्या यहाँ पे की गई, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये पुराने केस है, नए केस नहीं है। हमने इस पूरे एपिसोड में जो अभी रिसेंट 2024 के कुछ केसेस थे उनको डिस्कस किया है। ये पुराने केस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला ये है और दूसरा है ये, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा जो डिस्कशन है वो यहीं समाप्त होता है। आपके कमेंट बॉक्स में एक सवाल पिन किया गया होगा, आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ बाकी वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। मैं आपसे आगे चाहूंगा, अब अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।